नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड दोपहर और मैं हूं आपके साथ लता। चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड की अहम खबरों का सिलसिला। बागेश्वर नगर में घूम रहे आवारा जानवरों की व्यवस्था को लेकर अब नगर पालिका सख्त हो गई है। दरअसल मामले को लेकर अधिशासी अधिकारी ने अपना जवाब दिया है। उनका ये कहना है कि बीते दिनों नगर पालिका की ओर से बाजार में घूम रहे आवारा जानवरों को पालिका की गौशाला तक छोड़ा गया था, लेकिन दोबारा नगर वासियों की ओर से पालतू जानवरों को नगर में छोड़ दिया जा रहा है, जिसके बाद इसके लिए नगर पालिका की ओर से नियम बनाया गया है और उसके तहत पालतू जानवरों को छोड़ने वाले लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ पकड़ में आने पर कुछ लोगों पर चालान की कार्रवाई भी की जा चुकी है। वहीं इसके अलावा उन्होंने पालतू जानवरों को बाजार में छोड़ने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। सर, नगर में आवारा जो जानवर हैं उनका काफ़ी एक अड्डा बना हुआ है, उसके लिए नगर पालिका क्या सख्त कार्रवाई करेगी? देखिए, नगर में बहुत पहले अभी जल्दी हम लोग जनवरी के महीने में ही यहाँ से बिल्कुल सभी जानवरों को हटा दिया था। जितने भी हमारे जीवंत पशु थे इनको हमने गो सदन भेज दिया था। अब फिलहाल फिर कुछ दिखने लगे हैं, तो ये कुछ जानवर ऐसे जानवर हैं कि बाहर के लोग आके छोड़ दे रहे हैं या ग्रामीण क्षेत्र के छोड़ दे रहे हैं। तो जो पकड़ में आ रहे हैं हमारे, जिन पर की टैगिंग हुई है, उनके खिलाफ हम कार्रवाई भी कर रहे हैं। हमने कई लोगों का चालान भी करा है। और इसके अलावा जो अदर जानवर हैं उनको भेजने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी फिर इनको हम गौ सदन भेज पाएँ। और इस पर हमारी अध्यक्ष जी से चर्चा भी हुई है, तो हम लोग प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी इन जानवरों को हम सुरक्षित तरीके से गौ सदन भेज पाएँ। यदि कोई फिलहाल भी हम पब्लिक से भी अपील कर रहे हैं कि अगर किसी के द्वारा अपने पालतू पशु को किसी भी कारण से नगर में छोड़ा जा रहा है, अगर ऐसा पाया जाएगा तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और उनसे अनुरोध भी है कि अपने किसी भी जानवर को नगर में आवारा न छोड़ें। ये हमारा प्रयास रहेगा कि हम जल्दी से जल्दी यहाँ से जानवर को हटा पाएं। प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना मामलों के बीच बदहाल क्वारंटीन सेंटर और कोविड अस्पतालों की मॉनिटरिंग को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। दरअसल हाईकोर्ट ने क्वारंटीन सेंटर और कोविड अस्पतालों की मॉनिटरिंग के लिए सभी जिलाधिकारियों को कमेटी का गठन करने के आदेश दिए हैं, जिसकी पहली बैठक 26 सितंबर को करने के लिए निर्देशित किया गया है। और इस बैठक की रिपोर्ट को कोर्ट में पेश किया जाएगा और आने वाले बुधवार को इसकी सुनवाई की जाएगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली ने एक जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने राज्य सरकार की ओर से स्थापित कोविड-19 के 6 अस्पतालों में सुविधा नहीं होने की बात कही थी, जिसके बाद देहरादून निवासी सच्चिदानंद डबराल ने भी वापस लौट रहे प्रवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी, जिसके बाद मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मॉनिटरिंग के लिए कमेटी बनाने के निर्देश दिए हैं। आज उत्तराखंड उच्च न्यायालय में कोविड मामलों की सुनवाई के दौरान हमने एक एप्लीकेशन लगा के कोर्ट को 8 सुझाव पेश किए थे, जिसमें प्रथम सुझाव था कि डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी अपॉइंट करी जाए और बाकी 7 और अधिक सुझाव थे, जिसमें सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह निर्देश दिया है कि डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी अपॉइंट करी जाए, जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एसडीएम एवं डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के सेक्रेटरी और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट या उनके नॉमिनी रहेंगे, और जो हर हॉस्पिटल जाके, हर क्वारंटाइन सेंटर जाके वहाँ के हालात का जायजा लेंगे एवं जो पिटिशनर और पिटिशनर के वकीलों का सुझाव लेंगे और अपने रिकमेंडेशंस रेगुलरली कोर्ट में सबमिट करेंगे। आज कोर्ट ने जिला स्तर पर कोरोना की स्थिति की समीक्षा के लिए और जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, जितने भी कोविड केयर सेंटर्स हैं, उनकी निगरानी के लिए जांच कमेटी गठित करने का आदेश दिया है, जिसमें कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी, जिसमें बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मेंबर होंगे और साथ में एक्सपर्ट्स मेंबर होंगे। और साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को भी कहा है कि वो कमेटी के डायरेक्ट टच में रहें और उनको अपने सुझावों से अवगत कराएं। और साथ ही भौतिक परिस्थितियों के आधार पर कमेटी लगातार कोर्ट को रिपोर्ट देंगी, जिसके आधार पर कोर्ट आगे इस मामले में पीरियोडिकल ऑर्डर करेगी। राज्य में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग मंत्री रेखा आर्य को विभाग निदेशक की खोजबीन के लिए पुलिस कार्रवाई करना भारी पड़ गया है। मामले को लेकर प्रदेश सरकार पर कांग्रेस ने तंज कसना शुरू कर दिया है। दरअसल प्रदेश सरकार की महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्य ने बीते दिनों विभागीय निदेशक डॉक्टर वी षणमुगम को लापता करार देते हुए देहरादून के एसएसपी को एक पत्र जारी कर खोजबीन करने को कहा था, जिसके बाद से ही विपक्ष में कांग्रेस को बैठे बिठाए एक और मुद्दा मिल गया। मामले को लेकर कांग्रेस के पूर्व पीसीसी चीफ किशोर उपाध्याय ने कहा कि अपर सचिव वी षणमुगम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री को मामले में संज्ञान लेने की भी बात कही गई है।
टिहरी में ड्राइविंग लाइसेंस की धीमी प्रक्रिया को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने एआरटीओ के कार्यालय के बाहर धरना दिया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने परिवहन विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विभागीय कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष राकेश राणा की मौजूदगी में धरना दे रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि विभाग की ढीली कार्यप्रणाली के कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। परिवहन विभाग की ओर से एक दिन में सिर्फ 2 से 3 ही लाइसेंस बनाए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने कहा कि विभागीय अधिकारी और कर्मचारी के लापरवाही के चलते लाइसेंस नहीं बनाए जा रहे, जिसके चलते लाइसेंस बनवाने के लिए लोगों को 2-2 महीनों का इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं संभागीय निरीक्षक का इस पर कहना है कि कोरोना महामारी के चलते लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया मुख्यालय से ही देरी से की जा रही है और यह इसीलिए हो रहा है ताकि कोरोना काल में लोगों की भीड़ लाइसेंस बनाने के लिए ना लग सके। बागेश्वर में एनएसएस के स्थापना दिवस की 50वीं वर्षगांठ को वृक्षारोपण कर स्वर्ण जयंती के रूप में मनाया गया। इस मौके पर वृक्ष प्रेमी किशन मलड़ा की मौजूदगी में एनएसएस से जुड़े सभी स्वयंसेवकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मंडल सेरा की लघु वाटिका में बैठक कर सामाजिक हित में काम करने का प्रण लिया। साथ ही साथ स्वयंसेवकों ने कहा कि योजना का नारा मैं नहीं आप है, जिसके तहत योजना एक आम मनुष्य के अंदर समाज प्रेम की भावना फैलाने का काम करती है। राष्ट्रीय सेवा योजना की स्वर्ण जयंती के शुभ अवसर पर आज जो 91वें वर्ष में प्रवेश हो रहे हैं, तो इसमें जिला समन्वयक एवं जिला कार्यक्रम एनएसएस से जुड़े जितने भी पदाधिकारी जनपद बागेश्वर में हैं, उनके द्वारा जो भव्य कार्यक्रम आज यहाँ पर वृक्षारोपण का किया गया, तो वास्तव में ये नितांत आवश्यक है कि छात्र छात्राओं या नई पीढ़ी के बीच में पर्यावरण के प्रति जितनी जागरूकता हमारी बढ़ेगी, तो हम हर परेशानियों से अपना निराकरण कर पाएंगे। की स्थापना 24 सितंबर 1969 को हुई थी, जिसके 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। आज हम 51 वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं और स्वर्ण जयंती वर्ष के रूप में कार्यक्रम ये किया जा रहा है। इसी क्रम में जनपद बागेश्वर में अपने राष्ट्रीय सेवा योजना के उच्चाधिकारियों के निर्देश के अनुपालन में हमने ऑनलाइन प्रतियोगिताएँ रखी, जो 23 सितंबर को संपन्न हुई और 23 सितंबर की शाम को ही एक ऑनलाइन गोष्ठी रखी गई। जिस एनएसएस की आज हम 50वीं वर्षगांठ यहाँ पर मना रहे हैं। एनएसएस की स्थापना महात्मा गांधी के 100वीं जयंती पर स्थापना की गई थी और इसका एक सेवा भाव ये था कि सेवा भाव के साथ ही इसको मनाया गया था। और मनाने के साथ ही इस बीच कोविड-19 के चलते एनएसएस के जो स्वयंसेवी हैं, प्रतिभागी हैं, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभाई है। जो है विगत वर्षों की भांति जैसे आज तक अन्य शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य है, पर्यावरण है, आपदा है, इन क्षेत्रों में एनएसएस के स्वयंसेवी और प्रतिभागी अपनी भूमिका निभाते आए हैं, तो यहाँ पर भी ऐसी निभाए। तो आज हमारे यहाँ पर श्री इस पर्यावरण प्रेमी किशन मल्ला जी के यहाँ पर वाटिका में एक कार्यक्रम वैचारिक गोष्ठी यहाँ पर रखी गई है, उसमें कि एनएसएस के स्वयंसेवी या प्रतिभागी कैसे अपनी भूमिका निभा सकते हैं। इस भूमिका में हमारा कहना है यहाँ पर कि ये जागरूकता फैलाने का एक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी चुनौती है, जितने भी अभी हम कार्यक्रम बनाते हैं उसमें जनता के बीच में जाके, पब्लिक के बीच में जाके हमें कार्यक्रम बनाना होता है या जागरूकता उत्पन्न करनी होती है। लेकिन राजकीय इंटर कॉलेज मंडेसरा की छात्रा हूँ। आज हम यहाँ पर राष्ट्रीय सेवा योजना के 50वीं वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और आज हम यहाँ पर इसलिए उपस्थित हुए हैं क्योंकि आज हम यहाँ पे पेड़ लगाए और हमने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखी और सीखी। रामनगर में 10 साल के बच्चे के इलाज में लापरवाही बरतने के मामले में बच्चे अस्पताल के संचालक डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल पर बच्चे के इलाज में लापरवाही बरतने को लेकर गैर इरादतन हत्या को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया। डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल के खिलाफ धारा 304A के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। दरअसल आपको बता दें 13 सितंबर को शांतिकुंज पिरुमदार निवासी कृष्णा को पेट में दर्द की शिकायत की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया था और इस दौरान डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल ने बच्चे का ऑपरेशन कर दिया था, लेकिन बच्चे की तबीयत बिगड़ने की वजह से उसे बाद में काशीपुर के सहोता अस्पताल में रेफर किया गया, जहां पर डॉक्टर ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया था। देखिए, एक 10 वर्षीय बालक की उपचार ब्रिजेश अस्पताल में हुआ था, जिसमें उसकी उपचार के पश्चात मृत्यु हो गई थी बालक की। परिजनों ने डॉक्टर के खिलाफ आरोप लगाया है कि उसके द्वारा चिकित्सा में लापरवाही की गई, जिसके संबंध में थाना पर 304A IPC में अभियोग पंजीकृत किया गया है। जांच के पश्चात ही अभियोग में अगली कार्रवाई की जाएगी।
चंपावत जिले में कीवी फल का उत्पादन रोजगार का बेहतरीन जरिया बनता जा रहा है। प्रदेश के मध्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अब सेब की जगह कीवी की खेती रोजगार का नया जरिया बन गई है। जलवायु परिवर्तन के चलते इन क्षेत्रों में लोगों ने सेब का उत्पादन छोड़ कीवी की खेती करना शुरू कर दिया है, जिससे कि अच्छी आय भी अर्जित हो रही है। वहीं जिले के गौशनी गाँव में कीवी का फल उत्पादन कर रहे नवीन वर्मा का ये कहना है कि पहले गौशनी क्षेत्र सेब पट्टी के रूप में माना जाता था, लेकिन अब तापमान बढ़ने से धीरे धीरे यहाँ पर सेब की खेती का उत्पादन कम होने लगा, जिसे देखते हुए उनके मन में कुछ नया करने का विचार आया और आज उनके पास 50 से भी ज्यादा कीवी के पौधे हैं जो कि अच्छे फल दे रहे हैं। और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि इस फल का बाजार मूल्य 300 से 350 प्रति किलो है। और वहीं जिला उद्यान अधिकारी सतीश शर्मा ने बताया कि चंपावत जिले में कीवी के लिए अनुकूल जलवायु है। यहाँ के किसान निजी स्रोत से सफलतापूर्वक इसकी खेती कर अच्छी आमदनी अर्जित कर रहे हैं, जिसे देखते हुए विभाग की ओर से इसे हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी कमीशन में सम्मिलित किया गया है। ये जनपद चंपावत जिसमें कीवी के लिए फसल के लिए अनुकूल पाया गया है, इसमें किसानों द्वारा अपने निजी स्रोतों से फसल का सफलतापूर्वक उत्पादन किया जा रहा है और मार्केट में भी अच्छी मिल रही है। अच्छे भाव पर कीवी का फसल को बिक्री के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो रही है। इस सफलता को देखते हुए हमने हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी मिशन में इस फसल को सम्मिलित किया है, जिसमें आगामी वर्षों में हम कीवी को क्षेत्रफल विस्तार योजना में रखेंगे। रिटायरमेंट हो, मैं अपनी नौकरी से रिटायरमेंट लिया मैंने, उसके बाद मैंने इस कीवी को लगाया। मैं इसको हवालबाग से इन पौधों को लाया था और चौथे साल जो है ये कीवी फल दे देते हैं और ये बहुत उपयोगी है। और 1200 से 2000 मीटर के हाइट में इसके पौधे बहुत अच्छे फल देते हैं, बहुत फल देते हैं और बहुत अच्छा फल देते हैं। और ये जो है आपके डेंगू के लिए और हार्ट के लिए और बीपी के लिए कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पहले सेब नाशपाती बहुत होता था, उसके बाद वो चीज़ें नहीं होने लगी यहाँ पर। हमने सोचा इसमें कि कुछ नया किया जाए, तो हमने कीवी के बारे में पता किया। हमारे एक वरिष्ठ किसान हैं श्री देवपा जी, सुरेंद्र सिंह देवपा जी, उन्होंने जानकारी दी इसकी। तो हम इसको पौधे लाने रामगढ़ गए थे। रामगढ़ यहाँ से लगभग 60-80 किलोमीटर लगभग दूर है। वहाँ से पेड़ लाए तो हमने प्रयोग के तौर पर 10-15 पेड़ लगाए। तो ये 2016 की बात है। 4 साल में ये ज़रा अच्छा फल देने लग गया। लगभग इसकी कीमत जो है 300 से 350 रुपया किलो जाता है। और ये बहुत ही दवाइयों के काम आता है, जैसे डेंगू है और शुगर है। इन चीज़ों प्लेट्स बढ़ाने के लिए, प्लेट्स कम हो जाती हैं तो उसको बढ़ाने के लिए ये बहुत ही बढ़िया है। हम इसको और बढ़ाना चाह रहे हैं, कुछ सुविधाएं मिल जाए तो। और यहाँ किसानों से अपील कर रहे हैं हम कि इसी को लगाइए, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया हो रहा है यहाँ पर। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में आज एक्टू की ओर से प्रवासी मजदूरों के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर प्रदर्शन किया गया, तो वहीं मजदूर विरोधी श्रम कोड की प्रतियां भी चलाई गई हैं। इस मौके पर एक्टू के प्रदेश महामंत्री कामरेड के बोरा ने कहा कि मोदी सरकार मजदूरों को पूरी तरीके से पूंजीपति मालिकों का गुलाम बना रही है। उन्होंने इस मौके पर भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कार्यकर्ताओं ने कहा कि देश की भाजपा सरकार मजदूरों और प्रवासियों के हित में काम करने के बजाय उन्हें हर तरह से मायूसी और बेरोजगारी की ओर धकेल रही है। देखिए, ऐसा है कि लेबर कोड जलाने का ये जो कार्यक्रम है ये इसीलिए है कि हम लोग विरोध जताना चाहते हैं अपना। जो श्रमिक विरोधी लेबर कोड लेके आई है सरकार, कुल मिला के बड़े पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। ये आपदा में अवसर जो मोदी जी कह रहे थे, असल में आपदा में अवसर यही था कि मजदूरों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ संसद में कानून लाएं, जबकि संसद का इस समय इस्तेमाल होना चाहिए था महामारी के खिलाफ, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने में। परंतु हम देख रहे हैं मोदी सरकार मजदूर किसानों के खिलाफ कानून ला रही है और इसीलिए जो श्रम कोड हैं ये कुल मिलाकर के मजदूरों की गुलामी का दस्तावेज हैं। ये एक नई गुलामी की ओर मजदूरों को धकेल देंगे। बड़े संघर्ष के बाद, आज़ादी से लेकर के आज़ादी के बाद श्रमिकों ने जो 44 श्रम कानून हासिल किए थे उनको ख़त्म करके जो 4 श्रम कोड मोदी सरकार लाई है, इसके खिलाफ हम लोग हैं
और इसीलिए हम इसको जला रहे हैं और इसके खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। ये मोदी सरकार मजदूरों के जो 44 लेबर लॉ हैं उनको ख़त्म करके देश में 4 लेबर कोड थोप रही है और इन लेबर कोडों से मजदूरों को प्रतिष्ठान के अंदर जो सुविधाएं, नौकरियों की गारंटी और प्रोटेक्शन हासिल है उसे ये पूरी तरीके से ख़त्म करने पर आमादा हैं और इसके विरोध में पूरे देश के मजदूर आज सड़कों पर उतरे हुए हैं और हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि लेबर कोड को ख़त्म किया जाए और उसकी जगह जो हमारे लेबर लॉ हैं उन्हें बहाल किया जाए। ये हमारी आज की मुख्य मांग है। और इसी के साथ उत्तराखंड दोपहर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार। हर खबर में होगी हमारी नज़र। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।